हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के थर्ड ब्लॉक का 10th यूनिट कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है नागरिक समाज और राज्य। इससे पहले इस यूनिट की 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो के, आपको इजीली मिल जाएगी। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जितनी भी वीडियोज होती है ना, जितने एक यूनिट के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो समझने में जो बात के पार्ट्स होते हैं ना, वो समझने में परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पहले की चीजें समझनी आनी चाहिए, समझ आना चाहिए, ताकि आगे का हम अच्छे से इजीली कवर कर सकें। और ये इस यूनिट में भी ऐसे ही है, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 सिद्धांत करा चुकी हूँ और वो मैंने दोनों वीडियोज में अलग अलग वीडियोज में कराए। फर्स्ट पार्ट में मैंने नागरिक समाज और राज्य की अवधारणा कराई थी, और राज्य की अवधारणा के सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, पहला वाला टॉपिक मैं इससे पहले फर्स्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। सेकंड वीडियो में मैंने मार्क्सवादी सिद्धांत इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था, इसमें हम पुरातन सिद्धांत इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी देखिए, तब आपको पुरातन सिद्धांत इजीली समझ में आएगा। तो ये जो सिद्धांत है ये राज्य की अवधारणा के लिए बनाए गए हैं। राज्य मतलब लोगों ने, मार्क्सवादी लोग जो थे उन्होंने किस तरह से राज्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए, उदारवादियों ने किस तरह से विचार प्रस्तुत किया। पुरातन सिद्धांत में 3 लोग आएंगे, पहले आएंगे प्लेटो, दूसरे आएंगे अरस्तु और सिसरो। तो इन तीनों ने अलग अलग तरीके से राज्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्लेटो कहते हैं आदर्शवादी राज्य की कल्पना करते हैं, या अरस्तु उदारवादी राज्य जो सिसरो गणराज्य की कल्पना करते हैं, रिपब्लिक गणराज्य की कल्पना करते हैं। तो हम सबसे पहले प्लेटो के बारे में देखेंगे। प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कहते हैं कि राज्य जो है वो एक आदर्श संस्था है, और ये कहते हैं कि राज्य का जो स्थापना है वो दार्शनिक शासक द्वारा की जाएगी। राज्य की स्थापना तभी होगी जब उस राज्य में दार्शनिक शासक होगा, यानी कि दार्शनिक शासक होगा तो जो हमारा राज्य है वो इस तरह का बन जाएगा कि वो दिव्य शासन, दिव्य संस्था बन जाएगा, जिसको हर कोई अपनाना चाहेगा। अनुकरण का मतलब होता है अपनाना, हर कोई इसको अपनाना चाहेगा। और प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य है उसका आधार इन्होंने दो चीजों को बताया। एक तो कालातीत को बताया, दूसरा है अपरिवर्तनीय सिद्धांत, यानी कि आदर्शवादी राज्य में अपरिवर्तनीय सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा और कालातीत के आधार पर आदर्श राज्य की स्थापना की जाएगी। तो इन्होंने बताया कि आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य होगा जिसमें बुराइयां मौजूद नहीं होंगी, सभी बुराइयां समाप्त कर दी जाएंगी, और जो बीमार राजनीति है उसमें सुधार किया जाएगा, उसमें सुधार करके उसको बहुत ज्यादा सुंदर रूप प्रदान किया जाएगा। बीमार राजनीति को समाप्त कर दिया जाएगा, सारी बुराइयों को समाप्त कर दिया जाएगा, सबके भले की बात सोची जाएगी, सबके साथ अच्छा होगा। तो इसलिए इन्होंने, प्लेटो ने आदर्श राज्य के संचालन के लिए, आदर्श राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए 3 अलग अलग वर्गों को शामिल किया। मतलब इन्होंने बताया कि आदर्श राज्य में 3 तरह के वर्ग शामिल होंगे। पहला तो होगा शासक वर्ग जो शासन करेगा, दूसरी होगी सेना जो राज्य की रक्षा करेगी, और तीसरे होंगे नागरिक जो राज्य में रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने बताया कि 3 तरह के लोग, 3 तरह के वर्ग होंगे जो राज्य में रहेंगे आदर्श राज्य में, और वही आदर्श राज्य का निर्माण कर सकेंगे। अब इन्होंने आदर्श राज्य के लिए 4 प्रमुख योग्यताएं बताई। 4 प्रमुख योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि आदर्श राज्य में बुद्धिमानी तो होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमानी किसके लिए होगी? शासक के लिए। जो भी शासक राज करेगा उसका बुद्धिमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आदर्श राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं, आदर्श राज्य स्थापित हो सकता है। फिर दूसरा बताया उन्होंने साहस। साहस होगा किसके पास? योद्धाओं के पास। योद्धा मतलब कि जो सेना होगी उसके पास साहस होना चाहिए, तभी वो अपने राज्य की रक्षा कर सकेगी। चौथा अनुशासन। अनुशासन इन्होंने इसलिए बताया कि जो व्यक्ति हैं, अनुशासन कहाँ पर होता है? जब सभी व्यक्ति अपनी सरकार से सहमत होंगे तो अनुशासन होगा। अब कोई राज्य है, उसमें कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कोई राज्य है और उसकी जो सरकार है वो किसी एक वर्ग को या 2-3 वर्गों को अनदेखा करती है, तो वो जो वर्ग होंगे वो उस सरकार से सहमत नहीं होंगे, उस शासन व्यवस्था से सहमत नहीं होंगे, और जब वो सहमत नहीं होंगे तो वो संघर्ष करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि जब सभी लोग शासन व्यवस्था से सहमत होंगे, आदर्श राज्य में सभी लोग शासन व्यवस्था से सहमत होंगे, और जब सहमत होंगे तो अनुशासन खुद ही बन जाएगा। चौथा इन्होंने बताया न्याय। न्याय बात होगा प्रत्येक व्यक्ति को वह काम दिया जाए जो उसके स्वभाव के अनुरूप है। मतलब जो व्यक्ति, मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, जो भी वो काम करना चाहे उसको वो काम दिया जाएगा आदर्श राज्य में, तभी न्याय स्थापित हो सकेगा। प्लेटो इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि एक अच्छा राजनीतिक समुदाय समान रूप से लोगों की भलाई के लिए और अपने सभी नागरिकों को समान रूप से उनका कल्याण व हित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। मतलब आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य होगा जिसमें सभी लोगों की भलाई के काम होंगे, सभी लोगों का कल्याण होगा, सभी लोगों का हित होगा, और इसके लिए राज्य कोशिशें करता रहेगा। दूसरे आते हैं हमारे अरस्तु। अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में माना।
समुदाय के रूप में देखते हैं। अरस्तु राज्य को राज्य के अस्तित्व का लक्ष्य बताया इन्होंने कि एक व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा लाभ होना चाहिए। राज्य का अस्तित्व इन्होंने बताया कि राज्य के अस्तित्व का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो ये है कि एक व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, अधिकतम लाभ हो, अधिकतम भलाई हो। तो इसलिए अरस्तु ने कहा कि राज्य के विकास के लिए उन्होंने 3 अवस्थाओं की पहचान की, 3 अवस्थाएं बताएं जो अभी हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि राज्य के लिए जो विशेषताएं हैं, राज्य की जो विशेषताएं हैं उसके लिए जो जरूरी चीज होती है उनकी क्या विशेषताएं। तो पहली तो 2 मूल चीजों की 2 मूल प्रवृत्तियां बताई उन्होंने। वो प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो लोगों को एक साथ जोड़कर रखती हैं, उपकरण के रूप में जोड़कर रखती हैं या फिर उपाय की तरह काम करती हैं। तो वो क्या है? पहली तो है प्रजनन। प्रजनन इसकी मूल प्रवृत्ति है जो पुरुषों को और स्त्रियों को एक साथ जोड़कर रखती है, फिर संगठित करके रखती है। दूसरी है स्वयं का संरक्षण, मतलब जो लोग होते हैं वो एक दूसरे का संरक्षण करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। आप खुद की रक्षा करने के लिए एक दूसरे के साथ खुद को जोड़ते हैं। तो ये हो जाता, पहला तो प्रजनन हो जाएगा, दूसरा स्वयं का संरक्षण। क्या आपको समझ में आ गया? अब राज्य की जो अवस्थाएं बताई थी, अरस्तु ने जो अवस्थाएं बताई थी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहली अवस्था इन्होंने बताई परिवार। परिवार के बारे में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि परिवार एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति का प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मतलब व्यक्ति की जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती हैं दिन प्रतिदिन की, वो परिवार में पूरी हो जाती हैं। और परिवार जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है, मतलब परिवार एक प्राकृतिक संस्था है जिसमें व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और ये राज्य की पहली अवस्था है। उन्होंने बताया परिवार राज्य की पहली अवस्था है। ये आपको समझ आ गया। अब दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है गांव। जब बहुत सारे परिवार एक साथ मिल जाते हैं, जब बहुत सारे परिवार एक साथ मिल जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो वो एक संस्था बन जाएगी, बड़ी संस्था जो दैनिक उद्देश्यों की, जो दैनिक जैसे कि किसी व्यक्ति के दैनिक दिन प्रतिदिन के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं परिवार में, तो जब वो बहुत सारे परिवार एक साथ मिल जाएंगे तो दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों से ज्यादा उनकी आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी। मतलब कि ज्यादातर आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी। सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, ज्यादातर पूरी होने लगेंगी। तो तब गांव बन जाएगा। दूसरी अवस्था की गांव आ जाती है, जब बहुत सारे परिवार एक साथ मिल जाते हैं और व्यक्तियों की दैनिक आवश्यकताओं से ज्यादा जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी होने लगती हैं, वो गांव हो जाएगा। और जो अपने प्राकृतिक स्वरूप में समान अवतरण वाले परिवारों का एक संघ है। मतलब बहुत सारे समान अवतरण वाले परिवार जो होते हैं, जो एक जैसे होते हैं नेचर वाइज, और वैसे भी जो परिवार एक जैसे होते हैं, जैसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो सारे उन परिवारों का एक संघ बन जाता है गाँव में। फिर तीसरी अवस्था इन्होंने बताई समुदाय। तीसरी अवस्था समुदाय को बताया, यानी कि जब बहुत सारे गांव मिल जाएंगे, गांव संगठित हो जाएंगे, संपूर्ण बनकर एक संपूर्ण इकाई बन जाएंगे, उन्हीं को समुदाय कहा गया है। समुदाय में संगठित हो जाते हैं वो लोग। जब बहुत सारे गांव मिल जाएंगे तो वो संगठित हो जाएंगे तो वो समुदाय बन जाएगा। अब समुदाय जो होता है उसमें व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जितनी भी आवश्यकता होती है वो सभी पूरी हो जाती हैं। और जब समुदाय बन जाता है तो व्यक्ति, जो गांव होते हैं, जब समुदाय बन जाता है तो गांव के जो लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। आत्मनिर्भर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं, सभी आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं, किसी भी व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की भी और वैसे भी उसके जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होने लगती हैं, यानी कि वो एक लग्जरी लाइफ जीने लगता है, उत्पादन भी होने लगता है, अच्छा जीवन जीने लगता है। और उसका कारण इन्होंने अपना अस्तित्व बनाया, इसीलिए वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है, यानी कि राज्य का अस्तित्व बना रहता है। जब व्यक्ति का अस्तित्व बना रहेगा तो राज्य का भी अस्तित्व बना रहेगा। अरस्तु का मानना था कि राज्य एक प्राकृतिक समाज है। मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य हो सकता है अच्छा जीवन, जो केवल राज्य में ही प्राप्त हो सकता है। तो अरस्तु का मानना है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, एक प्राकृतिक समाज है जिसमें व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है, और व्यक्ति का अच्छा जीवन राज्य द्वारा ही प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। अरस्तु के अनुसार राज्य राजनीतिक संघ का उच्चतम स्वरूप है क्योंकि वह सामाजिक विकास के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद ये प्लेटो और अरस्तु के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में डिफरेंस दे रखा है, तो ये आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। अब इसके बाद थर्ड है सिसरो। सिसरो ने अपने राज्य के सिद्धांत के बारे में क्या कहा? तो सिसरो रिपब्लिक में सिसरो का उद्देश्य प्लेटो के समान आदर्श राज्य की संकल्पना का प्रदर्शन करना था। मतलब इन्होंने भी आदर्श राज्य की संकल्पना का प्रदर्शन करने पर ही बल दिया। इन्होंने कहा, सिसरो के अनुसार ये एक राष्ट्रमंडल है। राज्य जो है वो एक राष्ट्रमंडल है। सिसरो कहते हैं कि राज्य एक राष्ट्रमंडल है, उसके लिए राष्ट्रमंडल लोगों का एक संयोजन है। मतलब राष्ट्रमंडल में लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और इसलिए वो लोगों का संयोजन है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ समझौता करते हैं, न्याय का सम्मान करते हुए सामान्य अच्छे कार्यों के लिए परस्पर भागीदारी करते हैं। सिसरो कहते हैं कि राष्ट्रमंडल एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा मंडल होता है, एक ऐसा जहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं,
वो एक दूसरे के साथ संयोजन करते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि जो लोग कम होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, वो लोग एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, न्याय का भी सम्मान करते हैं और अच्छे कामों में, राज्य के अच्छे कामों में, राज्य के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए वो भागीदारी करते हैं, उसमें योगदान भी देते हैं। तो वही अच्छा राज्य राष्ट्रमंडल होता है, राज्य होता है। मतलब की उन्होंने राष्ट्रमंडल की रचना के लिए 3 कारणों की पहचान की, जो अभी हम आगे देखेंगे। 3 कारणों की पहचान की, मतलब कि राज्य जो है वो किस तरह से बनता है, उसके पीछे के कारण क्या है, क्यों बनता है राज्य, या फिर हम क्यों कहते हैं राज्य। तो उसके पीछे उन्होंने 3 कारण दिए। पहला कारण हम देखेंगे, पहला कारण है कि मनुष्य एक एकल, वैरागी या फिर असामाजिक प्राणी नहीं है। मतलब कि जो व्यक्ति है वो अकेले नहीं रह सकता है, कोई भी मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है, चाहे उसके पास सभी प्राकृतिक संसाधन हो, वो उसकी जो लाइफ है वो लग्जरी लाइफ हो, उसके पास अच्छे से अपना जीवन जी रहा हो, लेकिन फिर भी वो अकेले नहीं रह सकता है। आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा, देखा है अकेले रहते हुए। अगर अकेले देखा भी होगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो अकेले ही रह रहा है, तो अकेले अपने जीवन, अपनी दुनिया में मगन है, वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अकेला रह भी रहा होता है तो वो उसकी मजबूरी होती है, वो मजबूरी में ही रह रहा होता है और वो अपने आसपास के लोगों से बात करता है, अपने पड़ोसियों से, या फिर वो जहाँ पर काम करने जाता है उनसे भी बात करता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है और उसका समाज के लोगों के साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई नाता नहीं है, साथियों से वो अलग नहीं होता है, वो सबके साथ मिलकर रहता है, समाज के साथ मिलकर रहता है। दूसरे कारण की इन्होंने बात की कि उसका दूसरा जो इन्होंने कारण बताया वो है, राज्य इस अनुबंध पर आधारित है कि सामान्य हित को साझा करेगा। मतलब कि जितने भी व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे के साथ सामान्य हितों को साझा करते हैं, तभी राज्य बन पाता है। जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने सामान्य हितों को साझा करेंगे, सभी हितों को साझा करेंगे, तो राज्य की स्थापना हो सकेगी। राज्य की स्थापना के लिए जिम्मेदार तत्व है ये। उनकी दृष्टि में मनुष्य का प्रासंगिक व्यवहार है। सभी व्यक्ति अपने भले के लिए, अपने हितों की प्राप्ति के लिए सामान्य हितों को साझा करते हैं और राज्य का जो है निर्माण हो पाता है। सामान्य हित को साझा करने की चाह इतनी तीव्र है कि लोग आनंद और आराम के सभी प्रलोभनों का त्याग कर देते हैं। फिर तीसरा इन्होंने बताया, तीसरा कारण कि सभी सदस्यों को इस बात पर एक दूसरे से सहमत होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल में कौन से कानून का शासन होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति सरकार को आम सहमति से चुने, सरकार के जो चुनाव हो आम सहमति से हो, सभी को पता हो कि किस तरह की सरकार का या फिर किस कानून का शासन होगा। तो गाइज ये यूनिट हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।